नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। जेवर दुकान खुलते ही गहने से भरा बैग उड़ा ले गए अपराधी। जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के अंगड़ा थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान से गहनों से भरा बैग दिन दहाड़े अपराधी उड़ा ले गए। रुचि ज्वेलर्स में हुई इस वारदात में अपराधियों के हाथ लाखों के गहने लगे हैं। वहीं जानकारी मिलने के बाद अंगड़ा पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। रांची के अंगड़ा प्रखंड के गोंदली पोखर स्थित रुचि ज्वेलर्स से बाइक सवार 2 अपराधी गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात की वजह से बाजार में सनसनी फैल गई। जेवर दुकान के मालिक शेखर सोनी ने बताया कि वे हर दिन की तरह शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे अपने घर से गहनों से भरा बैग लेकर अपने जेवर दुकान पहुंचे। दुकान खोलने के बाद पास में ही गहनों से भरा बैग रखकर पूजा करने लगे। जैसे ही उन्होंने अगरबत्ती दिखाना शुरू किया तभी दुकान में अचानक एक युवक आया और गहनों से भरा बैग लेकर बाहर भाग गया। एक अपराधी बाइक स्टार्ट कर दुकान के बाहर ही था। देखते ही देखते दोनों बाइक से फरार हो गए। शेखर सोनी ने शोर भी मचाया लेकिन अपराधी तेजी के साथ फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बैग में लाखों के गहने रखे हुए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद अंगड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है। इस संबंध में सिली डीएसपी अनुज ने बताया कि वारदात लूट की नहीं है बल्कि दुकान में रखे गहनों से भरे बैग को अज्ञात अपराधियों के द्वारा ले जाया गया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। दुकान के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बैग में कितने मूल्य के गहने थे इसकी जानकारी अभी जेवर दुकान के मालिक के द्वारा नहीं दी गई है। जिस मार्केट में रुचि ज्वेलर्स स्थित है उसी में इंडियन ओवरसीज बैंक का भी एक ब्रांच है। सीनियर पुलिस अधिकारियों का यह निर्देश भी है कि बैंक खुलने के समय बैंक के आसपास पुलिस गश्ती होते रहना चाहिए। लेकिन जिस समय जेवर दुकान में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है उस समय बैंक के आसपास कोई पुलिसकर्मी या गश्ती दल मौजूद नहीं था। यही वजह रही कि अपराधी दिन दहाड़े जेवर दुकान में पहुंचे और जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि अपराधी जेवर दुकान के मालिक का कई दिनों से रेकी कर रहे थे। दुकान आने और जाने का एक ही समय जानकर अपराधियों में वारदात को अंजाम दिया और फरार होने में भी कामयाब हो गए। धनबाद में पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर में नवादा की महिला की मौत, परिवार में मातम। धनबाद जिले के कोला कुसुमा के पास शुक्रवार की सुबह पिकअप वैन और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में नवादा की रहने वाली महिला प्रमिला देवी 46 वर्षीय की मौत हो गई। वह अपने पति साजन कुमार सिंह और पोते के साथ ऑटो से धनबाद स्टेशन जा रही थी। ये परिवार 2 दिन पहले अपनी बेटी से मिलने धनबाद आए थे और आज सुबह नवादा के लिए वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार प्रमिला और उसका परिवार 2 दिन पहले बेटी से मिलने धनबाद आया था। शुक्रवार सुबह सभी भूईफोड़ मंदिर के पास से स्टेशन जाने के लिए ऑटो से निकले थे। तभी कोला कुसुमा के पास ऑटो की एक पिकअप वैन से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ऑटो पलट गया और उसका पूरा भार प्रमिला देवी की ओर गिरा। इस कारण उन्हें सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के वक्त ऑटो में 5 से 6 लोग सवार थे। बाकी यात्रियों को हल्की चोटें आईं लेकिन प्रमिला देवी की हालत बेहद नाजुक थी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। प्रमिला देवी को SNMMCH धनबाद ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रमिला के दामाद अरुण कुमार ने बताया कि उनके सास ससुर 2 दिन पहले बेटी से मिलने धनबाद आए थे और आज सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे। इस अचानक हुए हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। इधर नवादा स्थित उनके घर में जैसे ही इस दुखद घटना की खबर पहुंची, परिजन रो रो कर बेहाल हो गए और तुरंत धनबाद के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में ATR पेश। जमशेदपुर में जाम की समस्या पर सरकार ने बताई अपनी योजना। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुपालन में ATR पेश किया गया। सरयू राय द्वारा मानसून सत्र के दौरान जमशेदपुर और इसके सीमावर्ती इलाकों में जाम की समस्या पर सवाल उठाया था। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि मांगो चौक पायल सिनेमा छोर अंश के दोहरीकरण प्रस्ताव की स्थलीय संभाव्यता निरीक्षण किया गया है। अन्ना चौक से गोविंदपुर पथ तक 4 लेन एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य प्रस्तावित है। मानसून सत्र के दौरान मथुरा महतो और सभ्यता महतो ने धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आसनबिनी गांव में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इस पर कहा गया है कि धनबाद जिले के बलियापुर अंचल में सेल की टैसरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए 41.11 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस जमीन पर विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वासन कॉलोनी बनाई जाएगी। गिरिडीह में बाइक अनियंत्रित होकर कार से टकराई, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित माहुरी के पास गुरुवार देर रात एक बाइक
अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रही कार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान माहुरी निवासी 22 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सूरज अपने 2 दोस्तों मुकेश कुमार और फूलचंद कुमार के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा की ओर से आ रही एक अर्टिगा कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। सूरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बगोदर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। इधर सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 की मौत। लोगों ने सड़क जाम कर बीसीसीएल और प्रशासन का जताया विरोध। धनबाद जिले के केंदुआड़ी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली गैस के प्रभाव से अब तक 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत की बात सामने आई है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बीती शाम प्रियंका देवी की मौत हुई थी, वहीं आज ललिता देवी नामक महिला ने दम तोड़ा है। वहीं चिकित्सक की माने तो दोनों महिलाओं की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वहीं जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हुई मौतों के विरोध में गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने धनबाद रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने टायर जलाकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास नहीं दिया जाता और जहरीली गैस रिसाव के स्रोत को चिन्हित कर बंद नहीं किया जाता, तब तक जाम जारी रहेगा। वहीं लगभग 4 घंटे के बाद प्रशासन और प्रभावित स्थानीय लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद सड़क जाम हटाया गया। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा घंटों समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। वार्ता में मृतक परिजन को मुआवजा और जहरीली गैस के रिसाव को तत्काल रोकने की मांग लोगों ने रखी। घटना से लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। बचाव कार्य शुरू किया गया है, लेकिन प्रभावित लोग बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं है। वहीं इस संबंध में बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम जी साहा ने बताया कि जहरीली गैस रिसाव हो रहा है, बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिक तरीके से गैस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, मिट्टी भराई की जा रही है। फिलहाल माइकिंग कर लोगों को इलाका छोड़ने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रभावित लोगों को बसाने की दिशा में रूपरेखा तैयार कर रहा है। तत्काल 2 टेंट लगाकर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पुटकी सीओ आनंद कुमार ने बताया कि डीजीएमएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और गैस रिसाव को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की ताकि जल्द राहत मिल सके। मौत के कारण पर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन लोगों की सभी मांगों को नोट कर रहा है और जल्द बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम प्रभावित इलाके के लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि जहरीली गैस रिसाव से सभी दहशत में हैं। अब तक 3 की मौत हो चुकी है। लोग बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेज रहे हैं। बीसीसीएल की ओर से सभी लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सभी कहां जाएं ये नहीं बता रहे हैं। लोगों ने बीसीसीएल से सभी को सुरक्षित स्थान पर बसाने और रोजगार देने की मांग की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 दिसंबर को होगी, लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 दिसंबर को होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय के अनुसार कैबिनेट बैठक सोमवार 8 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे या विधानसभा की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद, जो भी समय बाद में हो, आयोजित की जाएगी। ये बैठक झारखंड प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित। एक दिन में 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। इंडिगो की उड़ानों में आई भारी अव्यवस्था के कारण शुक्रवार को 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को लंबे इंतजार और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी एयरलाइन 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है। इंडिगो ने अपने बयान में स्वीकार किया कि पिछले 2 दिनों से उसका नेटवर्क काफी बाधित रहा है। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए डीजीसीए को आश्वस्त किया कि 8 दिसंबर से उड़ानों में देरी नहीं होगी। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि उसकी संचालन 10 फरवरी तक पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। एयरलाइन ने यह भी माना कि एफडीटीएल नॉर्म्स के दूसरे चरण को लागू करने में गलत फैसले और योजना की कमी इस बड़े व्यवधान की मुख्य वजह रही। लातेहार में सड़क हादसों में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में गुरुवार रात 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रांची स्थित रिम्स में रेफर किया गया है। पहला हादसा बारियातू फुलसू मार्ग पर लाटू गांव के पास सहदा मोड़ के निकट हुआ। फुलसू बाजार से अपने गांव होजर लौट रहे नरेश गंजू 40 वर्ष और बिगन गंजू 35 वर्ष की बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां नरेश गंजू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बिगन गंजू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। दूसरी घटना बालूमाथ से लातेहार मुख्य मार्ग पर पकरी गांव के पास हुई, जहां स्कूटी अनियंत्रित होकर गिरने से सुरेंद्र भगत की मौत हो गई। धौरा टोला बालू पंचायत के निवासी सुरेंद्र इंटर का छात्र था। वो बालूमाथ में मेला देखकर स्कूटी से घर लौट रहा था कि कोठाटांड के पास वाहन फिसल गया और उसे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में आने का दिया न्योता। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गुरुवार को तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री को हैदराबाद में 8 से 9 दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण सौंपा। बैठक के दौरान झारखंड और तेलंगाना के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राज्यों के विकास मॉडल, नीति निर्माण और संभावित साझेदारी के क्षेत्रों पर भी विचार साझा किए। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उपस्थित रहे। रांची नगर निगम की अनोखी मुहिम गीत और स्लोगन के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा जागरूक। शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने गीला और सूखा कचरा अलग करने को लेकर एक अनोखी मुहिम शुरू की है। निगम की टीमें इन दिनों घर घर जाकर गीत, स्लोगन और शायरी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। जागरूकता का ये नया अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। रांची नगर निगम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग रोजमर्रा के कचरे को अलग अलग रखें, ताकि उसका सही निपटान और रिसाइकलिंग हो सके। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि यदि हर घर में गीला और सूखा कचरा अलग किया जाए तो इससे पर्यावरण को बड़ा लाभ होगा और शहर की सफाई व्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो रांची नगर निगम द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और कचरे को तय मानकों के अनुसार ही बाहर दें। गीला कचरा वो कचरा होता है जिसमें नमी होती है और जो आसानी से सड़ गल सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल कचरे की श्रेणी में आता है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, बचे हुआ खाना, चाय पत्ती, फूल पत्ते, अंडे के छिलके आदि। ये कचरा कंपोस्ट यानी खाद बनाने में उपयोगी होता है। सूखा कचरा वो होता है जिसमें नमी नहीं होती और जो जल्दी खराब नहीं होता। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा माना जाता है, जैसे प्लास्टिक बोतलें, पॉलिथीन, कागज, गत्ता, कांच, धातु के डिब्बे, पुराने कपड़े और थर्माकोल आदि। ये कचरा रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में भेजा जाता है। नगर निगम की जागरूकता टीम का कहना है कि वो मोहल्लों, गलियों और अपार्टमेंट परिसरों में जाकर लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग करने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। गीत और शायरी के जरिए चल रहा ये प्रयास लोगों को प्रभावित कर रहा है और वे इस मुहिम की सराहना भी कर रहे हैं। पैम्पलेट, पोस्टर और डेमो के जरिए भी अभियान को सशक्त किया जा रहा है। एसीबी ने कहा 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना विनय चौबे घोटाले में संलिप्त। हजारीबाग में वन भूमि घोटाला के आरोप में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से कई अहम और महत्वपूर्ण खुलासे किए गए। एसीबी ने कोर्ट को ये जानकारी दी है कि विनय चौबे और विनय सिंह के पारिवारिक सदस्यों के बीच अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए का लेनदेन बैंक के माध्यम से किया गया है और ये सारा पैसा अवैध कमाई का हिस्सा है। एसीबी ने कोर्ट को ये बताया है कि 1 मार्च 2010 से लेकर 9 जुलाई 2015 के बीच विनय सिंह की कंपनी और स्निग्धा सिंह की कंपनी ने विनय चौबे के साले शिपेज और प्रियंका के बैंक खातों में 3 करोड़ 16 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 के बीच इनके बीच 73 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया। वर्ष 2023 में एक ट्रांजैक्शन 14,25,000 रुपए का किया गया, जबकि एक ट्रांजैक्शन 3.5 लाख और एक ट्रांजैक्शन 76,000 रुपए का हुआ है। एसीबी ने ये तथ्य कोर्ट के सामने लाते हुए विनय चौबे की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने एसीबी की बहस और दलीलों से संतुष्ट होते हुए विनय चौबे को बेल देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा है कि एसीबी द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दस्तावेज व मनी ट्रेल से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि विनय चौबे घोटाले में संलिप्त हैं। एसीबी ने वन भूमि घोटाला केस में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। इस केस में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों ने बढ़ाई गर्मी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हुई। सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे सदस्यों के लिए हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि ये सत्र खास होने वाला है। नाम के अनुरूप इस शीतकालीन सत्र का पहला दिन सर्दी का एहसास भले ही करा रहा था, मगर सदस्यों के बयानों में छाई गर्माहट ये साफ संकेत दे रही थी कि सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सदन के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, मगर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस सरना कोड को यहां से पास करने के बाद केंद्र को भेजा गया उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये शीतकालीन सत्र काफी अहम है, जिसमें द्वितीय अनुपूरक के अलावा कई विधेयक भी आएंगे। सदस्यों के द्वारा जो जनहित के मुद्दे लाए जाएंगे उन पर भी चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। शनिवार रविवार को दिवस नहीं होने की वजह से शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र को लेकर जारी संभावित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर लाया जाएगा। मंगलवार 9 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा द्वितीय अनुपूरक पर सदन में चर्चा होगी और वाद विवाद के बाद सदन में द्वितीय अनुपूरक को पारित किया जाएगा। 9 दिसंबर को ही सदन में विनियोग विधेयक लाया जाएगा। 10 दिसंबर यानी बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक आएगा। राजकीय विधेयक पर चर्चा के उपरांत इसे पारित किया जाएगा। यदि विधेयक की संख्या अधिक होगी तो 11 दिसंबर को सदन में इसे पेश किया जाएगा। झारखंड में बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में शीतल लहर का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में शुक्रवार से ठंड का प्रभाव और अधिक तेज होने की संभावना है। बर्फीली हवा चलने से राज्य भर में शीतल लहर का प्रकोप बढ़ सकता है और लोगों को कड़ाके की ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने साफ आसमान बनने और न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई इलाकों में शीतल लहर चलने की संभावना बनी हुई है। रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। विभाग में 5 और 6 दिसंबर को शीतल लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची, बोकारो और रामगढ़ जिलों में कहीं कहीं शीतल लहर की स्थिति बनने की संभावना है। ठंड में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें, पर्याप्त भोजन करके घर से निकलें। फ्लू या सर्दी खांसी के लक्षण दिखने पर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक से संपर्क करें। नियमित रूप से गर्म पानी पिएं और ठंड के कारण बेहोशी या बोलने में लड़खड़ाहट महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। झारखंड शराब घोटाले में पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित कुमार पहुंचे एसीबी ऑफिस, हो रही पूछताछ। झारखंड शराब घोटाले मामले में पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित कुमार शुक्रवार को एसीबी ऑफिस पहुंचे हैं। इसके बाद एसीबी की टीम ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित कुमार वर्तमान में झारखंड के वाणिज्य कर आयुक्त हैं। वे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में 4 अगस्त 2021 से 10 जुलाई 2022 तक उत्पाद आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे। उस वक्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1 मई 2022 से राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत उत्पाद नीति लागू हुई थी। शराब की खुदरा बिक्री भी JSBCL के माध्यम से शुरू हुई थी, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मैन पावर की आपूर्ति कराई गई थी। IAS अमित कुमार ने वाणिज्य कर सचिव को पत्राचार कर इस नोटिस से अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि 7 अगस्त को भी उन्होंने ACB के अनुसंधान पदाधिकारी को दूरभाष पर अपना बयान दर्ज कराया था और उनके प्रश्नों के संदर्भ में वांछित सूचनाएं दी थी और सहयोग किया था। उत्पाद विभाग में भ्रष्टाचार की जिस मामले की ACB जांच कर रही है वो उनके पदस्थापन कार्यकाल अवधि के समाप्त होने के लगभग 1 वर्ष बाद का है। उन्होंने वाणिज्य कर सचिव से ACB के सामने उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद वह शुक्रवार को ACB के सामने उपस्थित हुए।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र में विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सदन में होगी विशेष चर्चा, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में फैसला। शीतकालीन सत्र के दौरान विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर झारखंड विधानसभा में 1 घंटे का विशेष चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्पीकर कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सोमवार 8 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान विशेष चर्चा कराने का निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। आगामी सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद विधि व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष के द्वारा सदन में सवालों का जवाब सही मिलने का आग्रह किया गया, जिस पर सरकार के द्वारा समुचित जवाब मिलने का आश्वासन दिया गया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के अलावे सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि विपक्ष की ओर से विधि व्यवस्था को लेकर सदन में विशेष चर्चा की लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर आखिरकार सत्ता पक्ष ने सहमति तो जताई है, मगर इसमें अन्य मुद्दों को भी शामिल कर इसे खास नहीं बल्कि सामान्य बनाने की कोशिश की गई है। शीतकालीन सत्र को लेकर जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी की है, वहीं विपक्ष 7 दिसंबर यानी रविवार को रणनीति बनाने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रविवार शाम 7 बजे से होने वाली इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में भाजपा के अलावे आजसू और लोजपा विधायक के भी मौजूद रहने की संभावना है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन औपचारिकता पूरी करने के बाद सदन के अंदर दिवंगत नेता एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सोमवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। झारखंड में नकली दवाओं पर लगेगा लगाम, सीआईडी ने स्पेशल ड्राइव चलाने का जारी किया आदेश। झारखंड में बिक रहे दूषित और नकली दवाओं के साथ साथ प्रतिबंधित मेडिसिन को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। झारखंड सीआईडी ने एक विशेष अभियान चलाकर जिला पुलिस और औषधि निरीक्षक को अवैध मेडिसिन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीआईडी के द्वारा लिखे गए पत्र में ये बताया गया है कि राज्य में दूषित, नकली तथा नियंत्रित प्रतिबंधित दवाओं के अवैध वितरण को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया जाना जरूरी है। सीआईडी ने झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर 4-5 दिसंबर को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ये कदम झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई WPPIL के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है। विभाग के व्यापांक 424 के अनुसार औषधि निरीक्षकों और जिला पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मेडिकल स्टोर्स, थोक रुथला विक्रेताओं की भौतिक जांच की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर का मिलान, क्रय विक्रय दस्तावेजों की जांच तथा बिना चिकित्सकीय सलाह के नियंत्रित दवाओं के विक्रय का सत्यापन किया जाएगा। अनियमितता मिलने पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिया गया है। पत्र के जरिए ही निर्देश दिया गया है कि नकली और प्रतिबंधित दवाओं के अभियान के परिणामों का समेकित प्रतिवेदन 7 दिसंबर अपराह्न तक अपराध अनुसंधान विभाग को ईमेल control.cid@jkpolice.gov.in पर भेजना होगा, ताकि 12 दिसंबर की सुनवाई से पूर्व शापत पत्र दायर हो सके। ये कदम गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र एवं अदालती निर्देशों पर आधारित है। उत्पाद विभाग ने पकड़ी बड़ी खेप, लेकिन जंगल में बदला खेल, नाटकीय तरीके से 3 आरोपी फरार, विभाग हैरान। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित परसात्री जंगल में बीते रात उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी खेप पकड़ने में सफलता तो पाई, लेकिन लौटते वक्त आरोपियों ने नाटकीय तरीके से जब्त वाहन और 3 अभियुक्तों को छुड़ाया और फरार हो गए। बता दें कि झारखंड बिहार बॉर्डर पर अवैध शराब कारोबार के बड़े नेटवर्क पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। जानकारी मुताबिक परसात्री जंगल में बिहार भेजे जाने वाली अवैध विदेशी रम की सप्लाई तैयार की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात लगभग 11 बजे छापेमारी की। इस दौरान मारुति सुजुकी इको कार, एक टेम्पो और बड़ी मात्रा में विदेशी रम बरामद की गई। मौके से 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बरामदी के बाद पूरी टीम जब जब्त वाहन और गिरफ्तार आरोपियों को लेकर हजारीबाग वाटी, तभी चौपारण के घने जंगल में अचानक घटनाक्रम बदल गया। रात के अंधेरे और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर अवैध शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की गाड़ियों को रोक लिया। भीड़ जैसी स्थिति बनाकर उन्होंने जब्त टेम्पो और 3
आरोपियों को छुड़ाने में सफलता पाई और उन्हें लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि टीम बाकी गिरफ्तार आरोपियों और बरामद वाहन को सुरक्षित लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। उन्होंने कहा, रात में अंधेरा और भीड़ का फायदा उठाकर 3 आरोपियों और टेम्पो को छुड़ाकर लोग भाग गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है और दोषियों की तलाश की जा रही है। अवैध शराब के इस बड़े गिरोह और उनके नेटवर्क का खुलासा तो हुआ, लेकिन भागे हुए आरोपियों के फरार होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग मामले की गहन जांच में जुटा है और जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रहा है। देखना होगा कि चौपरन जंगल में इस नाटकीय फरारी के बाद विभाग कब तक आरोपी और जब्त टेम्पो को बरामद करता है। फिलहाल ये मामला हजारीबाग उत्पाद विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। गिरिडीह में सैर पर निकले बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत, इलाके में शोक की लहर। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित सोनतुरपी के पास नहर में शुक्रवार सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गैड़ा पंचायत अंतर्गत बुकना निवासी 65 वर्षीय खूबलाल यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार खूबलाल यादव रोजाना की तरह सुबह टहलने निकले थे। इसी दौरान किसी कारण से वो नहर में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने नहर में शव को उबलते देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। सूचना मिलते ही जिपद सदस्य दुर्गेश कुमार और पूर्व मुखिया संतोष कुमार रजक मौके पर पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शव को नहर से बाहर निकलवाने में सहयोग किया और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। दुर्गेश और संतोष ने कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है और प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। घटना के बाद से बुकना और आसपास के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी रही है। हजारीबाग जिला प्रशासन को नहीं थी जानकारी, रांची से आई टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त किए अवैध शराब। हजारीबाग जिले के लिस्नुगढ़ में शराब का गोरख धंधा कुछ इस कदर चल रहा था कि इसकी जानकारी हजारीबाग जिला प्रशासन को भी नहीं थी। रांची से आई उत्पाद विभाग टीम ने छापेमारी कर शराब माफिया के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हजारीबाग जिला अवैध शराब कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अब एनएच के किनारे भी अवैध रूप से शराब बनाकर बेची जा रही है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के पास भी नहीं है। रांची से आई उत्पाद विभाग की टीम ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ के 8 माइल और बादी खरना में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और उसका कच्चा माल जब्त किया गया है। मौके से 2000 लीटर तैयार अंग्रेजी शराब और 4000 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार कर इसे बाजार में सप्लाई करने का संगठित गिरोह सक्रिय था। छापेमारी के दौरान टीम को बोतलों के ढक्कन, महंगे ब्रांड के रैपर, पैकिंग सामग्री और पंचिंग मशीन बरामद हुए हैं। बरामद सामग्री से यह साफ संकेत मिलता है कि यहाँ लंबे समय से धड़ल्ले से अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। अभियान का नेतृत्व रांची के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार कर रहे थे। कार्यवाही में हजारीबाग, गिरिडीह और रामगढ़ के उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सुरक्षा बल शामिल रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब निर्माण होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, परंतु इस पूरे नेटवर्क का सरगना कृष्णा साफ बताया जा रहा है। इसका नेटवर्क विष्णुगढ़ से लेकर बिहार तक फैला है, जिसमें कई साझेदार शामिल हैं। इनके नामों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। माना जा रहा है कि इस अवैध धंधे को कई स्थानीय संरक्षकों का भी संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण यह कारोबार वर्षों से फल फूल रहा था। कृष्णा साफ के अलावा धनेश्वर प्रसाद, टेकलाल पासवान और मोती साफ पर एफआईआर दर्ज की गई है। रिम्स में एमएचए प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए आज से आवेदन शुरू। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए कोर्स के लिए 2026-27 के सत्र की प्रवेश परीक्षा संबंधी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। ये 2 वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय कोर्स है, जिसे झारखंड सरकार के अधीन स्वायत्त रिम्स द्वारा संचालित किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार आज 5 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। दस्तावेजों की जांच 27 दिसंबर 2025 को संभावित है और प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को 3 जनवरी 2026 से ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को साक्षात्कार GDPI होगा, जहां पैनल में डीन, विभागाध्यक्ष, अकादमिक प्रमुख, बाहरी विशेषज्ञ और ST/SC फैकल्टी सदस्य शामिल होंगे। परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। एमएचए कोर्स में कुल 10 सीटें हैं। पात्रता के लिए MBBS, BDS, आयुष या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक, PGDHM, PGDHA वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। गैर मेडिकल पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक और 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है, जिसमें झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार छूट उपलब्ध होगी। प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर में
कुल 40,500 रुपए और बाकी सेमेस्टरों में 25,000 रुपए जमा करने होंगे। 10,000 रुपए का एक मुश्त रिफंडेबल कॉशन मनी भी निर्धारित है। परीक्षा शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार लिए जाएंगे। कोर्स के 4 मॉड्यूल्स में प्रबंधन सिद्धांत, अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली, एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी, क्वालिटी एंड सेफ्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सेवाओं के प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। छात्रों को 2 वर्ष के अंत में शोध प्रबंधन या डिसर्टेशन भी जमा करना होगा। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए रिम्स की आधिकारिक वेबसाइट RIMSranchi.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। अतिक्रमण को लेकर देवघर निगम सख्त, बुलडोजरों से तोड़ी जा रही है दुकानें। देवघर जिला में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर इन दिनों नगर निगम क्षेत्र के भीड़ वाले इलाकों में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों का डंडा प्रतिदिन चल रहा है। अधिकारी अपनी निगरानी में पुलिस की टीम के साथ सड़क पर अतिक्रमित किए गए दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़वा रहे हैं। इसी को लेकर मंगलवार को सत्संग चौक, बुधवार को VIP चौक और गुरुवार को वीर कुंवर सिंह चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर बुलडोजरों के माध्यम से सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए दुकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण अभियान को लेकर निगम के पदाधिकारी सतीश कुमार दास ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी पहले माइकिंग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में लोगों को जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद ही तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। वहीं निगम की हो रही कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं कई लोगों ने अतिक्रमण को बड़ी समस्या बताते हुए इस कार्रवाई को बेहतर बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सत्संग चौक, रखिया आश्रम, बाबा धाम ये सब देवघर के धार्मिक स्थान हैं। यहाँ पर पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में सड़क पर पसरी अव्यवस्था देवघर ही नहीं पूरे राज्य की छवि को देश के लोगों के सामने धूमिल करता है। इसीलिए इस तरह की कार्रवाई बेहद ही जरूरी है। नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की सख्त अभियान चलाए जाएंगे और जहाँ भी सड़क किनारे अतिक्रमण देखा जाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक दंड भी दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में करीब 1 लाख रुपए की वसूली अतिक्रमण करने वाले लोगों से की गई है। वहीं लगातार चल रहे अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई मुख्य चौक चौराहा पर अतिक्रमण करने वाले परहेज करते दिख रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।